हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान एंड विज्ञान पे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का जो कि सेकेंड चैप्टर है फिजिक्स में। वो है हमारा क्या, मानव नेत्र एवं रंगों का इंद्रधनुष। ठीक है, इसके पहले वाली क्लास में हमने इसकी पहली क्लास जो हमने मानव नेत्र के बारे में पढ़ा था तथा दूर दृष्टि एवं निकट दृष्टि दोष के बारे में पढ़ लिया था, मतलब ह्यूमन आई एंड मायोपिया एंड हेट्रोमायोपिया के बारे में हमने पूरी अच्छी तरीके से उस सेशन में पहली क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया था। आज का हमारा बेसिकली सेशन रहेगा प्रिज्म और उससे जुड़ी हुई जितनी भी जानकारियां हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रिज्म के बारे में आज का टॉपिक है। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो प्लीज इस वीडियो को, अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा 10th के बच्चों के पास शेयर करिए ताकि वो इस वीडियो को पढ़ के अच्छे से अच्छे नंबर को अपने बोर्ड एग्जाम में प्राप्त कर सके। ठीक है, तो जल्दी से टॉपिक पेन कॉपी उठा लीजिए और लिखिए हमारा क्या है आज का जो बेसिकली टॉपिक है, वो है हमारा प्रिज्म। ठीक है, तो हेडिंग लिखिए, क्या है हमारा टॉपिक, प्रिज्म। क्या है, प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म, ये इस प्रिज्म के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये कैसा शेप होता है, ये कैसे हो सकता है, कोई भी शेप हमारा प्रिज्म कैसे हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि कोई भी प्रिज्म, कोई भी शेप अगर प्रिज्म के कंडीशन को अप्लाई करेगा, प्रिज्म होगा, तो वो क्या क्या रूल को फॉलो करेगा, किस किस कंडीशन को फॉलो कर सकता है, तब वो शेप हम कहेंगे कि हाँ प्रिज्म हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि कोई भी प्रिज्म अगर कुछ भी हो सकता है, अगर वो शेप प्रिज्म हो सकता है, तो उसके लिए पहला कंडीशन हमारा होना पड़ेगा कि उसके कोई भी दो फलक यानी फेस आइडेंटिकल होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, यानी कोई भी दो फलक जो होंगे समान होने चाहिए। ठीक है, कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए, मतलब कोई भी टू आइडेंटिकल फेस टू फेस आर आइडेंटिकल। क्या, कोई भी दो फेस उनके क्या होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, अगर दूसरे कंडीशन की बात करें तो हम कह सकते हैं वो जो दोनों फेस अगर आइडेंटिकल होंगे तो वो एक दूसरे के क्या होने चाहिए, पैरेलल भी होने चाहिए। कम से कम दो कोई वो दो फेस आपस में क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए, यानी वो दो फलक यानी क्या होने चाहिए, कम से कम दो फलक क्या होने चाहिए, समांतर होने चाहिए, यानी क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। ठीक है, पैरेलल होने चाहिए। अब उसके बाद बात करें, अगर हम तीसरे की बात करते हैं, ठीक है, तो तीसरे की बात करनी चाहिए, उसमें कोई भी हमारा सरफेस कर्व नहीं होना चाहिए, सारे जो फेस होने चाहिए, सभी सरफेस उसके क्या होने चाहिए, फ्लैट होने चाहिए, मतलब प्लेन, एक तरह का समतल होना चाहिए। ठीक है, सभी फेस जो होंगे, सभी फलक जो भी होने चाहिए, फलक वो कैसे होने चाहिए, हमारा किस तरह का होना चाहिए, तो वो फ्लैट होना चाहिए। फ्लैट का मतलब होता है समतल होना चाहिए। ठीक है, समतल। ठीक है, तो हमारा फ्लैट होना चाहिए, यानी अगर ये कोई भी शेप, 3D शेप अगर इन तीन को फॉलो कर रहा होगा तो हम कह सकते हैं कि वो प्रिज्म हो सकता है। अगर अब आप बात करें कि 3D शेप की बात करते हैं, ठीक है, 3D शेप, क्योंकि प्रिज्म हमारा 3D शेप में ही होगा, तो अगर अब देखते हैं कि इन तीन को कौन फॉलो कर रहा होगा, कौन कौन से ऐसे शेप हैं जो प्रिज्म के कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर एक हम कंडीशन अप्लाई करें, एक कंडीशन हम देखें, ये हमारा क्या हो सकता है, जिसको हम कहते हैं क्या, घनाभ। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, घनाभ है। अगर हम बात करें इसमें, देखते हैं कि इसमें वो चीजें फॉलो हो रही हैं कि नहीं, तो बिल्कुल अब देखेंगे वो चीजें फॉलो हो रही होंगी। दो समांतर फलक, अगर हम किसी भी दो फेस को अगर पकड़ के चले तो वो देखेंगे कि दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। पहली बात, अगर मैं इस फेस की बात करूं, इस फेस की बात करूं, तो देखेंगे वो भी सेम है। अगर ऊपर और नीचे की फेस की बात करूंगा, वो भी एक दूसरे के सेम आइडेंटिकल है। आगे और पीछे की बात करूं तो वो भी क्या है, एक दूसरे का आइडेंटिकल है। तो कम से कम दो तो होने चाहिए, इसमें तो सभी फेस क्या होंगे, एक दूसरे के आइडेंटिकल है।
ये हम कह सकते हैं। दूसरा अगर बात करें कि दो फलक क्या होने चाहिए, समांतर होने चाहिए, कम से कम दो फलक जो होने चाहिए, फेस होने चाहिए वो समांतर। तो देखिए ये भी और ये भी एक तरह का फेस समांतर है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये प्रिज्म के दूसरे कंडीशन को अप्लाई कर दे रहा है। उसके बाद क्या होना चाहिए, सभी जो फलक हैं, फेस हैं, वो समतल होने चाहिए, फ्लैट होने चाहिए। तो अगर आप देखेंगे कि जो भी हमारा क्यूबॉइड होता है उसका सभी फेस एक तरह का रेक्टेंगुलर फ्लैट सरफेस होता है, तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों हमारे इस रूल को सेटिस्फाई कर रहा है। इस तरह से हम कह सकते हैं ये जो क्यूबॉइड होगा यानी जो घनाभ होगा वो एक तरह का क्या होगा, प्रिज्म के कैटेगरी में आ जाएगा। अगला देख लेते हैं, अगर हम बात करें ये हमारा शेप कौन सा होता है, ये एक तरह का क्या है, सिलेंडर है। ये भी एक तरह का 3D शेप है, तो ये एक तरह का सिलेंडर है। चलिए इसमें देखें तो इसमें दो हमारे समांतर फ्लैट है, ठीक है, दो हमारे फलक क्या है, समान है। ये वाला जो कर्व सरफेस होगा और ये वाला जो कर्व सरफेस है ये भी हमारे क्या है, आइडेंटिकल है, समान है। उसके बाद देखते हैं समांतर है कि नहीं, तो बिल्कुल ये दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो एक दूसरे के बराबर होगी, तो हम कह देंगे समांतर है। तीसरा कंडीशन देखते हैं क्या है कि नहीं, तो सभी फलक क्या हो जाएंगे, समतल है। कि क्या ये सभी फेस जो है वो समतल है, नहीं है। ये कैसा शेप है, अगर आप सिलेंड्रिकल को देखोगे, जैसे ये पेन ही देखिए, तो ये पेन को देख रहे होंगे मार्कर को, इसका ये जो सरफेस है वो क्या है, हमारा कर्व है, गोल है, ठीक है। तो इस तरह से हम कहेंगे ये सिलेंडर दो को तो फॉलो करता है। दो का मतलब जैसे देखिए ये और ये दोनों एक दूसरे के फ्लैट सरफेस हैं, एक दूसरे के बीच की डिस्टेंस सेम है, लेकिन ये एक बस गलती हो जा रही है, सरफेस जो है वो कर्व है, इस वजह से हम कह देंगे ये सिलेंडर जो होगा वो हमारा इसकी कंडीशन कैटेगरी में, प्रिज्म की कैटेगरी में नहीं आएगा। एक और देख लेते हैं, अगर हम बात करें ये हमारा एक 3D शेप होता है जो कि क्या कहलाता है, कोन कहलाता है, ठीक है, कोन कहलाता है, शंकु कहते हैं, ठीक है। तो अगर बात करें शंकु में, तो इसमें कोई भी हमारा रूल अप्लाई नहीं होगा, एक बस हमारा होगा कि जो हमारा फलक होगा, अगर वो एक्चुअली में देखा जाए तो कोई भी नहीं हो सकता, एक ही हमारा जो सरफेस है वो फ्लैट है, ठीक है। क्या कोई दो सरफेस एक दूसरे के समांतर है, नहीं है। कोई सरफेस पूरा सरफेस फ्लैट है, नहीं है। और ना ही कोई भी सरफेस क्या है, सेम है। तो इस तरह से हम कह देंगे ये भी शंकु भी हमारा जो कोन होगा ये भी हमारा प्रिज्म की कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम कहें तो प्रिज्म में कुछ ही ऐसे शेप होते हैं, सॉलिड शेप, 3D शेप, जो कि प्रिज्म की कैटेगरी में आते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं प्रिज्म के दो ही ऐसे शेप मौजूद हैं जो कि हमारे प्रिज्म कहे जाएंगे, वो 3D शेप क्या कहे जाएंगे, ठीक है। तो उसको हम देखते हैं कि कौन कौन से शेप हैं जो हमारे प्रिज्म के कैटेगरी में आते हैं। तो अगर हम बात करें प्रिज्म, इसको फटाक से पहले नोट कर लीजिए फिर मिटाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम प्रिज्म के बारे में देखें तो प्रिज्म के दो टाइप्स निकल के आ जाएंगे, लेकिन हम पहले सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि प्रिज्म है क्या, ठीक है। तो प्रिज्म है क्या, इस तरह से प्रिज्म हम कह सकते हैं। तो पहले हम दो टाइप देख लेते हैं कि कौन कौन से कैसे हो सकते हैं प्रिज्म, उसके बाद हम एक पर्टिकुलर प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो एक तो हमने देख लिया कि एक प्रिज्म हमारा ये निकला, ठीक है। ठीक है, एक तो प्रिज्म हमारा ये निकला, इसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर प्रिज्म यानी आयताकार प्रिज्म, आयताकार प्रिज्म, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे एक तरह का प्रिज्म हमारा ये भी बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से एक प्रिज्म हमारा ये भी मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रिज्म को हम क्या कहते हैं, इस प्रिज्म को हम कहते हैं त्रिभुजाकार प्रिज्म, यानी इसको ट्रायंगुलर प्रिज्म,
ठीक है। आप कहेंगे कि ये कैसे हमारा प्रिज्म हो गया, तो आप देखें कि ये हमारा दो फेस जो होंगे वो एक दूसरे के आइडेंटिकल है, कम से कम आमने सामने के पैरेलल भी हैं, और कोई भी इसमें सरफेस कर्व नहीं है, सभी सरफेस हमारे क्या है, फ्लैट है। ठीक है, मतलब दो हमारे रेक्टेंगल है, इनको हम भी पढ़ेंगे कि इसी के बारे में हमें बेसिकली पढ़ना है। हमने इसके बारे में हमने आयताकार प्रिज्म हमने जब अपवर्तन पढ़ा था, ठीक है, उसमें हमने देखा था कि किसी भी आयताकार स्लिट से कोई भी लाइट डेविएट करती है तो वो कैसे होती है, वो हमने पहले चैप्टर के तीसरे क्लास में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो लेकिन अब हमें पढ़ना है, बेसिकली हमें त्रिभुजाकार प्रिज्म के बारे में पढ़ना है कि क्या होता है। ठीक है, क्योंकि प्रिज्म एक तरह का मीडियम होता है जो कि लाइट की रेज को अपने कंपोनेंट में डिवाइड करके एक हमें स्पेक्ट्रम हमें स्क्रीन पे दिखाता है। ठीक है, तो वो चीजें हम आगे पढ़ेंगे वो कैसे होता है। फिलहाल बस हमें ये देखना है कि ये प्रिज्म हमारा दो तरह के प्रिज्म हो सकते हैं, आयताकार प्रिज्म और त्रिभुजाकार प्रिज्म, यानी ट्रायंगुलर प्रिज्म और इसको रेक्टेंगुलर प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, तो दो तरीके के प्रिज्म हमने पढ़ लिया। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रिज्म कोई भी 3D से प्रिज्म हो सकता है, वो क्या क्या कंडीशन अप्लाई करेगा, तो उसके लिए कम से कम दो फेस हमारे क्या होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए, दोनों वो फेस क्या होने चाहिए, कम से कम पैरेलल होने चाहिए, और कोई भी उसमें जो सरफेस होगा वो हमारा फ्लैट के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, यानी फ्लैट होना चाहिए, कर्व नहीं होना चाहिए। तो वो अगर हम कह देंगे तो वो शेप हमारा क्या होगा, हमारा वो 3D शेप हमारा प्रिज्म के कैटेगरी में रखा जाएगा। तो हमने देख लिया कि प्रिज्म एक तरह का आयताकार प्रिज्म है और एक त्रिभुजाकार प्रिज्म है, ट्रायंगुलर प्रिज्म और एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म। तो आप इस फिगर को बना लीजिए, उसके बाद हम देखेंगे कि प्रिज्म होता क्या है। ठीक है, प्रिज्म की क्या क्या डिफिनीशन हो सकती है, उसकी क्या डिफिनीशन कर सकते हैं, उसकी क्या क्या फिनोमिना है, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जल्दी से इस फिगर को बनाइए, फिर हम पढ़ते हैं प्रिज्म। अब हम देखते हैं कि प्रिज्म है क्या। ठीक है, तो प्रिज्म हम कह सकते हैं कि किसी भी कोण पे झुके हुए दो कांच के परावर्तक तल, ठीक है, कांच के दो झुके हुए परावर्तक तलों के बीच का जो परिक्षेत्र होगा वो एक फॉर्म करेगा प्रिज्म के बारे में। ठीक है, तो इसको देखते हैं फिगर के क्या हम कहना चाहते हैं। यानी अगर हम प्रिज्म की बात करें तो प्रिज्म होगा क्या। ठीक है, तो प्रिज्म हम कह सकते हैं कि दो सतहों के बीच का वो समांगी क्षेत्र, या दो सरफेस को हम किसी एंगल पे, अब वो सरफेस कैसे होना चाहिए, सतह कैसा होना चाहिए, वो अपवर्तक सतह होना चाहिए। यानी किसी भी दो अपवर्तक सतह जो एक दूसरे के किसी कोण पे झुके हों, तो उसके बीच का जो क्षेत्र होगा, यानी उससे जो शेप बनेगा, आकृति बनेगी, उस 3D आकृति को, त्रिविमीय आकृति को हम क्या बोलेंगे, प्रिज्म बोलेंगे। ठीक है, जैसे हमने देखा, एक हमने फिगर बनाया था, अगर हम इस फिगर को दोबारा बनाएं तो हम देखेंगे क्या हम कहना चाहते हैं। इसको हम सही से बनाते हैं। इसको लाइन से खींचेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये हम देखेंगे, ये एक तरह का क्या है, प्रिज्म है। प्रिज्म का मतलब होता है कि कोई भी दो सरफेस एक किसी एंगल पे क्या हुए हैं, ये देखेंगे किसी एंगल पे क्या है, झुके हुए हैं। ठीक है, अगर किसी भी तरीके से इसको देखेंगे तो किसी ना किसी एंगल पे क्या होंगे, झुके हुए होंगे। इन दो के बीच का कहीं भी एंगल पे वो झुके हुए, तो इस तरह के जो अपवर्तक सतह होंगे उनको ही हम क्या कहेंगे, इस तरह का जो भी 3D फिगर होगा उसको हम प्रिज्म बोल देंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्रिज्म का एक पर्टिकुलर फिगर है, उसको आप साइड में भी देख रहे होंगे, ये एक तरह का अपवर्तक सतह होगा जो ग्लास का बना है और वो किसी एंगल पे क्या हुआ है, झुका हुआ है, तो उससे जो बना हुआ 3D शेप है उसी को हम क्या
क्या बोलेंगे, प्रिज्म बोलेंगे। आपको फिगर में भी दिख रहा होगा, तो आप फिगर के भी को देखते रहिए और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि वो प्रिज्म का हम पर्टिकुलरली ये पूरे शेप को नहीं पढ़ते हैं। जैसे कि हम प्रिज्म को अगर ऐसे रोटेट कर दें, अब फिगर में आप देख रहे होंगे रोटेट हो गया होगा, तो जब जो ही रोटेट करेंगे तो वो कैसा दिख रहा होगा, तो एक ट्रायंगुलर शेप में दिख रहा होगा। जैसे ऐसा लग रहा होगा कि उसके पीछे का कोई हिस्सा नहीं है, वो सिंपली आगे बस एक त्रिभुज की तरह दिख रहा होगा, और ऐसा फील हो रहा है कि ये तो 2D डायग्राम, और बोला जा रहा है कि प्रिज्म कैसा होना चाहिए, 3D फिगर होता है। ठीक है, तो वो एक्चुअली में हम किसी भी, आप जानते हैं, पढ़े भी होंगे मेंसुरेशन में या मैथ के सेशन में पढ़ा होगा कि जो भी 3D फिगर होते हैं उनको हम एक्चुअली में पेन पेपर पे नहीं ड्रॉ कर सकते, या इस ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे हम नहीं ड्रॉ कर पाते हैं, केवल हम 2D फिगर को ही ड्रॉ कर पाते हैं। एक्चुअली में कोई भी 3D फिगर को हम पेन पेपर पे, पेन पेपर से या व्हाइट बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड पे हम उसको ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए तो देखा आपने, हमने इसको डॉटेड मिलाया हुआ है। ठीक है, तो उसी तरह जब हम इस प्रिज्म को ऐसे रोटेट करेंगे, तो रोटेट करते ही जो आगे का फेस दिखेगा वो आपको त्रिभुजाकार दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अगर प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे, तो प्रिज्म, अगर इस मैं रेक्टेंगुलर प्रिज्म के बारे में कुछ आइडेंटिफिकेशन दूं तो क्या होगा, इसमें हम कह सकते हैं कि वो जो दो दो हमारे ट्रायंगुलर फेस दिख रहे होंगे, त्रिभुजाकार जो सतह दिख रहा होगा, वो कैसा त्रिभुज होगा। तो पहली बात होगा कि इसमें दो त्रिभुज होंगे, दो त्रिभुजाकार फेस होगा, त्रिभुजाकार फलक होगा। ठीक है, फलक है, दो त्रिभुजाकार फलक है, लेकिन ये दो त्रिभुजाकार जो फलक है मतलब टू ट्रायंगुलर फेस है। टू ट्रायंगुलर फेस हैं, लेकिन ये टू ट्रायंगुलर फेस कैसे हैं हमारे, तो ये जो टू ट्रायंगुलर फेस हैं वो हमारा सम त्रिभुज है, सॉरी चतुर्भुज कह रहे हैं, सम त्रिभुज है, सम त्रिभुज है, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, यानी वो क्या है, सम त्रिभुज है। ठीक है, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, तो आपको जो ये दो से जो त्रिभुजाकार फलक फेस दिखेगा वो कैसा होगा, सम त्रिभुज होगा, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। बाकी के जो तीन फेस आपको दिखेंगे वो आपको क्या दिखेंगे, टोटल इसमें कितने फेस हैं, 5 फेस है। ठीक है, 5 फेसेस हैं। ठीक है, टोटल त्रिभुज हमारे प्रिज्म में 5 फेसेस हैं। तो अगर बात करें तो इस ट्रायंगुलर प्रिज्म में हमारे दो त्रिभुजाकार यानी त्रिभुज रहेगा, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल रहेगा, और जो तीन फेस हमारे हैं, तीन फेस हैं, तीन फलक कैसे होंगे, जो तीन फलक होंगे वो हमारे क्या हैं, आयत हैं। ठीक है, आयत हैं। ठीक है, जो तीन फलक हैं वो आयत हैं, यानी रेक्टेंगुलर हैं, यानी क्या है, रेक्टेंगल है। ठीक है, रेक्टेंगल। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रिज्म, हमने देख लिया कि प्रिज्म क्या होता है, किसी भी एंगल पे दो अपवर्तक सतहों को झुका के जो शेप हमारा बनाया जाता है, वही हमारी आकृति 3D शेप क्या कहलाती है, प्रिज्म कहलाती है। प्रिज्म में बात करें तो प्रिज्म में टोटल 5 फेस होते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म में, उसमें जो दो दो ट्रायंगुलर फेस होता है वो कैसा होता है, समत्रिभुज होता है, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। बाकी के जो तीन हमारे फेस होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, आयत होते हैं। तो आप देखेंगे एक ये वाला सरफेस और ये वाला दो सरफेस, और एक नीचे हमारा जो आयत वाला सरफेस होगा। तो इस तरह से हम कह देंगे कि जो तीन हमारे आयत और दो हमारे त्रिभुज वाले शेप से बना हुआ फिगर क्या कहलाएगा, प्रिज्म कहलाएगा, यानी ट्रायंगुलर प्रिज्म कहलाएगा। ठीक है, तो आपने पूरी अच्छी तरीके से प्रिज्म के बारे में देख लिया। अब एक चीज देखते हैं, उस प्रिज्म को हम अगर रोटेट कर देंगे तो जो सामने हमारा त्रिभुज दिख रहा होगा उसी पे हमें ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, फिर हम उसको देखते हैं। अब हम देखते हैं कि ये प्रिज्म जो होता है वो क्या है। ठीक है, ये हमारा प्रिज्म है, इसको लाइन और अच्छे से ड्रॉ कर लिया जाए।
तो इस तरह से आप देखेंगे कि हमारा जो शेप दिख रहा होगा ये लगभग आपको दिख रहा होगा कि क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये एक हम मान लेते हैं ए बी सी। ठीक है, तो ये हमारा एक फेस हो गया। ठीक है, तो अब आप इसमें देख रहे होंगे कि ये एक हमारा यहां एंगल बन रहा होगा। ठीक है, इसी एंगल को हम क्या कहते हैं, इस ए एंगल को हम कहते हैं, जो ए एंगल है, या इसको हम दूसरे लैंग्वेज में बोला जाए तो एंगल बी ए सी, या ये भी बोल सकते हैं एंगल सी ए बी। इन तीनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म कोण। ठीक है, प्रिज्म कोण यानी प्रिज्म एंगल। ठीक है, प्रिज्म एंगल ये आपने देख लिया। ठीक है, तो प्रिज्म एंगल कई बार पूछा जाएगा कि प्रिज्म एंगल क्या होता है, तो किसी भी दो समांतर सतहों के बीच के झुकाव को, बीच के कोण को ही हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं। ठीक है, एक इधर वाला सरफेस होगा, एक ऐसे सरफेस जब आपस में झुका होगा तो उसी से जो एंगल बनेगा उसी को हम क्या कहते हैं, प्रिज्म का कोण कहते हैं, यानी प्रिज्म एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी दो सरफेस के बीच झुका हुआ जो कोण होगा वो हमारा प्रिज्म कोण कहलाएगा, यानी प्रिज्म एंगल कहलाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया कि एंगल ए बोलिए, एंगल बी ए सी बोलिए, एंगल सी ए बी बोलिए, कोई भी एंगल बोले जाएगा तो उसको हम प्रिज्म एंगल बोलेंगे, और ये आप याद रखिए। ठीक है, अब क्या होगा, प्रिज्म से कोई भी लाइट होती जाएगी तो वो उसका क्या क्या होगा, तो वो चीजें हमें पढ़ना है। ठीक है, तो एक आप हेडिंग डाल लीजिएगा कि वो हेडिंग हमारा क्या रहेगा, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन आप हेडिंग डाल लीजिए। ठीक है, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द प्रिज्म। ठीक है, या फ्रॉम द प्रिज्म। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्या क्या होगा, तो चलिए बनाते हैं। देखिए, कोई भी लाइट एक आ रही है, एक प्रिज्म पे एक लाइट क्या हो रही है, आपतित हुई। ठीक है, इंसिडेंट हुई। ठीक है, एक कोई लाइट है जो कि रे ऑफ लाइट है, वो हमारी इंसिडेंट हुई, जैसे मान लीजिए पी। ठीक है, और ये किसी प्रिज्म के जो एक सतह है, समतल सतह है, उसके पॉइंट पे टकराई, तो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं पी क्यू। ठीक है, इसको मान लेते हैं क्या, यहां लिखे क्यू। ठीक है, ये पॉइंट हमारा हो गया क्यू। अब क्या होगा, अब देखिए कि हम जानते हैं कोई भी लाइट जब भी किसी एक मीडियम से दो मीडियम में जाएगी, किसी दूसरे मीडियम में जा रही है, तो अगर आप बात करें तो इस मीडियम को आप क्या बोलेंगे, ये मीडियम हमारा एयर वाला मीडियम है। ठीक है, और ये मीडियम हमारा क्या है, ग्लास है। ठीक है, ये ग्लास है, और फिर ये मीडियम हमारा क्या है, एयर है। ठीक है, ये हमारे देख रहे हैं कि हमारे पास दो मीडियम मिल रहे हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि जो लाइट है वो एयर मीडियम से ग्लास मीडियम में जा रही है, कहने का मतलब है कि वो रेयर मीडियम से किस में जा रही है, डेंसर मीडियम में जा रही है, और वापस किस में निकल रही है, रेयर मीडियम में निकलेगी। ठीक है, तो हम कहेंगे कि अगर कोई भी लाइट रेयर टू डेंसर जाएगी तो क्या होता है, तो हमने पहले क्लास के जो पहले चैप्टर के जो तीसरा क्लास था उसमें हमने जब अपवर्तन को पढ़ा था तो बहुत अच्छे तरीके से हमने एग्जांपल के थ्रू पढ़ाया था कि अपवर्तन के में क्या क्या होता है, कि जब भी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पाथ से क्या होती है, डेविएट होती है। अब वो डेविएशन कई तरह का होता है कि अगर रेयर से डेंसर में जाएगी तो कैसा होगा, डेंसर से रेयर में जाएगी तो कैसा होगा, या किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर जाएगी तो क्या होगा। ठीक है, तो वही बात हुआ कि अगर रेयर से ये डेंसर में जाती है तो जाहिर सी बात है ये हमारा रेयर मीडियम और ये थोड़ा डेंस मीडियम है, इसकी वजह से जब भी लाइट अंदर जाएगी तो उसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी। जो ही कम होगी, आप समझिए आप बहुत तेजी से जा रहे हैं और अचानक आपकी स्पीड कम होगी तो क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जहां पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होकर जहां जो ही टकराएगी वहां पे क्या होगा, तो वहां पे हम एक नॉर्मल ड्रा करते हैं। ठीक है, नॉर्मल क्या होता है कि जो भी अपवर्तक सतह होगा उस पे खींचा गया एक काल्पनिक परपेंडिकुलर लाइन, यानी लंबवत रेखा। ठीक है, तो हम एक लंबवत लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं, एक नॉर्मल खींच लिया हमने। ठीक है, हमने एक नॉर्मल खींच लिया जिसको हम क्या कर सकते हैं, एन डैश बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल है जो कि क्यू पे हमारा परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब जो ही खींचा तो हमने कहा था कि जब भी कोई रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो रे ऑफ लाइट किधर झुकती है, बेंड होती है नॉर्मल की तरफ। क्यों, क्योंकि उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, और उसको जाना कहां था, तो वो एक्चुअली में जा रही थी यहां पे जाती। ठीक है, एक्चुअली में वो कहां जाती, यहां जाती।
ठीक है, एक्चुअली में वो कहां जाती, वहां पर जाती, और इसको अब हम मिटा दे रहे हैं। आप समझ गए होंगे ये ग्लास और डेंसर मीडियम है। ठीक है, या हम लिखना चाहें तो यहां लिख देते हैं छोटा सा ग्लास, और ये कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम। ठीक है, एक्चुअली में उसको जाना कहां था, वो सीधे एट इज निकल जाती। ठीक है, लेकिन उसके रास्ते में क्या हो गया, एक अड़चन आई, यानी ग्लास का एक सरफेस आया जिसकी वजह से वो लाइट क्या हुई, रेयर से डेंसर में प्रवेश हुई, जिसकी वजह से वो अपने पाथ से डेविएट हो गया। अब वो डेविएशन कैसा होगा, तो वो नॉर्मल की तरफ झुकेगी। अब नॉर्मल की तरफ क्या होगी, झुक जाएगी। ठीक है, नॉर्मल की तरफ क्या होगी, झुक जाएगी। ठीक है, अब वो नॉर्मल की तरफ क्या हो गई, झुकी। ठीक है, नॉर्मल की तरफ झुकी। अब नॉर्मल की तरफ झुकने के बाद वो दूसरे सरफेस पे कहीं ना कहीं टकराएगी। ठीक है, तो ये मान लीजिए हम इसको मान लेते हैं आर। ठीक है, आर मान लिए। ठीक है, जहां पे इंसिडेंट, जहां टकराई दूसरे सरफेस से, उसको हम कर लिए आर। अब क्या होगा, वापस डेंसर से रेयर में जाएगी, तो जहां ये इंसिडेंट होगी उस पर भी हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, उस पर भी हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। उस पर भी हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। इसको हम नाम दे देते हैं एम, एम डैश। ठीक है, एम और एम डैश, ये नॉर्मल हो गया, पॉइंट आर पे इंसिडेंट हो। अब क्या होगा, वापस जब लाइट रे मीडियम से क्या होगी, डेंसर से रेयर में जाएगी, तो उसकी स्पीड अचानक फिर से बढ़ जाएगी, और बढ़ेगी तो वो क्या होगी, नॉर्मल से दूर की तरफ झुकेगी। तो नॉर्मल हमारा यहां है, तो नॉर्मल से दूरी पे जाएगी। ठीक है, तो नॉर्मल से दूर पे जाएगी तो क्या होगा, तो देखिए ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, नॉर्मल से दूर हुई। तो आप देख रहे होंगे कि प्रिज्म जब भी, प्रिज्म में जब भी प्रकाश की जा रही है, तो उसका दो बार अपवर्तन हो रहा है। एक बार पहली सतह पे अपवर्तन हो रहा है, दूसरी बार दूसरी सतह पे अपवर्तन होगा, जिसकी वजह से लाइट जहां निकली वो वापस बेंड होकर निकल जाती है। ठीक है, तो ये तो हमारा हुआ कि रिफ्रैक्शन कैसे होता है प्रिज्म में। अब हम क्या करते हैं, अगर ये मान लीजिए इस लाइट रे ऑफ लाइट को अगर हम यहां पे क्या करें, यहां इसको पीछे बढ़ाएं। ठीक है, अगर हम इसको पीछे बढ़ाते हैं, ठीक है, अगर हम इसको पीछे बढ़ाएं तो हम देखेंगे कि यहां पे कुछ एंगल बन रहा होगा। ठीक है, ये ही एंगल हमारा क्या आता है, ये। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, डेल्टा बोल देंगे। ठीक है, यही विचलन। अब देखिए यहां पे हम कुछ की पॉइंट देख लेते हैं, कि इसको हम लिख लेते हैं कि क्या क्या हुआ है। ठीक है, तो आपने प्रिज्म कोड को दिख लिया होगा, इसको हम मिटा देते हैं, प्रिज्म वाले कोड को मिटा देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हुई। ठीक है, क्या क्या चीजें हुई है। अब इसको हम यहां नाम दे देते हैं आर एस। ठीक है, एस नाम देते हैं। अब देखिए अगर हम इस प्रिज्म में बात करें, तो इस प्रिज्म की चीजों को अगर हम देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन क्या क्या है। ठीक है, कौन कौन क्या है, तो पहली बात करेंगे पी क्यू। तो पी क्यू क्या होती है, ये आपतित किरण है। ठीक है, पी क्यू जो है वो क्या है, आपतित किरण है, आपतित किरण, किरण यानी इंसिडेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रे। अब देखेंगे कि हमारा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट या आपत्ति आपतन कोण, जिसको आई से दिखाते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि कौन सा एंगल, यानी हम एंगल आई अगर बात करें, तो एंगल आई क्या है, आपतन कोण है, आपतन कोण यानी इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल।
अब हम देखेंगे दूसरी किरण क्या हो गई, क्यू आर है, ठीक है। तो ये हमारी किरण जो क्यू आर होगी, ठीक है, ये क्यू जो आर है ये क्या है, तो अपवर्तित किरण, क्योंकि अपवर्तित हो रही है तो अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, ठीक है, क्या है, अपवर्तित किरण यानी रिफ्रैक्ट, इसको क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, इंसिडेंट रे, और ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे हो गया। अब बात करते हैं कि यहां पे भी एक नॉर्मल है, दो नॉर्मल को भी हम दिखा देते हैं। पहले हम एक यहां पे देखिए छूट गया, पहले हम लिख दिया चाहिए था कि n और n डैश क्या है, नॉर्मल यानी अभिलंब, अभिलंब, चलिए इसको भी लिख लेते हैं इसमें दोनों को। और एक क्या है, m और m डैश जो है वो भी क्या है, अभिलंब है, ऊपर वाला पहले सरफेस का है और दूसरा वाला दूसरे सरफेस का, ठीक है, ये हो गया। अब हम देखेंगे कि यहां पे इसके बीच में भी एंगल बन रहा होगा जिसको हम आर कहेंगे, ठीक है। तो अपवर्तित रे यानी अपवर्तित रे, रिफ्रैक्टेड रे और अभिलंब के बीच में हमारा क्या एंगल बन रहा है, आर। तो एंगल आर इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, इसको अपवर्तित कोण, यानी रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, अब बात करते हैं, अब देखेंगे कि ये प्रकाश की किरण रिफ्रैक्शन के बाद वापस क्या हो रही है, डेविएट हो रही है और बाहर निकल रही है, तो यहां भी एंगल बन रहा होगा, ठीक है। ये एंगल क्या होगा, तो इसको हम दिखाते हैं ई से, ठीक है, इसको कहते हैं निर्गत, और ये जो किरण होगी इसको निर्गत किरण, और ये जो कोण होगा वो निर्गत कोण होगा, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं, लिख देते हैं आर एस क्या है, आर एस क्या है, निर्गत किरण, इमर्जेंट रे। और जो एंगल बनेगा, एंगल ई क्या है, इमर्जेंट एंगल या एंगल ऑफ इमरजेंस, निर्गत कोण, ठीक है, क्या है, निर्गत कोण, ठीक है, इमर्जेंट एंगल। ठीक है, इमर्जेंट एंगल, ठीक है। उसके बाद और भी कुछ छूटेगा ना, एक और लास्ट है, देखेंगे हम क्या है, लेमडा, सॉरी लेमडा कह रहे हैं, डेल्टा। ये डेल्टा क्या है, ठीक है। तो डेल्टा आप देख रहे होंगे कि ये और इसके बीच हमें बना हुआ रहता है, इसको हम एक पॉइंट मान लेते हैं ओ, ठीक है, इसको हम ओ मान लेते हैं, ठीक है। तो और अगर ये रे अगर आगे चली जाए तो हम इसको टी मान लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए अब देखेंगे कि टी ओ और एस के बीच का एक एंगल होगा, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, विचलन कोण, विचलन कोण, ठीक है, विचलन कोण यानी डेविएशन एंगल, डेविएटेड एंगल या एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। ठीक है, तो ये डेविएटेड एंगल या एंगल ऑफ डेविएशन। तो इस तरह से आप इस फिगर में पूरी जो भी चीजें हमारी फिनोमिना हुई थी उसको आपने देख लिया, ठीक है। तो और एक और छूट रहा है, इसको हम दूसरे पेन से लिखते हैं, ये भी हमारा है आर डैश, इसको मान लेते हैं, ठीक है, ये और ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ठीक है। इस तरह से हमने देख लिया कि प्रिज्म में क्या हुआ। तो सबसे पहले कोई लाइट इंसिडेंट हुई किसी पॉइंट पे, उस पॉइंट पे हमने एक नॉर्मल ड्रा किया। अब देखा कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में गई तो क्या हो गई, नॉर्मल से नॉर्मल की तरफ क्या हो गई, झुक गई, ठीक है। तो नॉर्मल की तरफ झुकी तो हमारा क्यू आर लाइन हुई, रे निकली। अब वो क्यू आर रे आगे जब गई तो वो फिर से डेंसर से रेयर में गई, जिसकी वेलोसिटी बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई, और वो नॉर्मल से दूर झुक गई, ठीक है, और हमें आर और एस मिला, ठीक है। इस तरह से देखेंगे कि जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में हमारा आई बना,
रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच हमारा R बना, फिर से वो रिफ्रैक्टेड रे जब बाहर निकले थे तो उसके बीच R डैश बना, और जब बाहर एकदम निकली तो उसके बीच हमारा इमरजेंट एंगल बना, यानी निर्गत कोण बना। यानी कहां निर्गत कोण बना? तो अभिलंब और निर्गत किरण के बीच में बना। अब हम एक चीज देखेंगे कि हमें पढ़ना है एक्चुअल में, इस लैम्डा को देखना है, सॉरी डेल्टा को देखना है। डेल्टा को क्या है? ये विचलन कोण। तो देखिए विचलन कोण करने का मतलब है अगर ये बीच में हमारा ये मीडियम नहीं आता तो लाइट कहां चली जाती? P से Q, Q से T की तरफ चली जाती। यानी लाइट कहां चली जाती? P से जाती O, O से T की तरफ चली गई रहती। ये लाइट का पाथ होता, ठीक है। लेकिन बीच में मीडियम होने की वजह से एक्चुअल लाइट कहां चली गई? एक्चुअल हमारा लाइट देखेंगे तो हमारा लाइट कहां चला गया? यहां पे निकल गया, ठीक है। यहां पे पहुंचा, जहां जाना था एक्चुअल में वो यहां, मतलब अगर इसको देखा जाए यहां से अगर मिला जाता है तो यहां वो चलेगी, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इसके बीच अगर हम इस लाइट को पीछे की तरफ बढ़ाए तो हमने देखा कि इतना हमारा डेविएट हो गई लाइट। लाइट को कितना डेविएशन मिला? मतलब वो एक्चुअल पाथ से कितना डेविएट हो गई, उसी को हम क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। यानी जब भी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई तो वो अपने पाथ से एक्चुअली कितना विचलित हुई, उसी को हम क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। तो ये जो डेल्टा है वही हमारा विचलन कोण है। एक्चुअली में जब भी हम 12th में जाएंगे तो हमें ये विचलन कोण का डेरिवेशन मिल जाएगा, ठीक है। हमारे इस 10th क्लास में डेविएशन, ये जो विचलन कोण है इसका डेरिवेशन निगमन नहीं दिया हुआ है, सिलेबस में नहीं रखा गया है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको चाहिए होगा कि नहीं हम भी 12th से जाने से पहले हम भी पहले कुछ सीख लें इस डेविएशन कोण के वो डेरिवेशन को, तो वो उसकी भी वीडियो आप अगर कमेंट में कमेंट कर देंगे तो उसकी भी वीडियो अगली क्लास के लिए आपको वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी कि जो डेल्टा का जो होगा वो क्या होगा, फार्मूला वो कैसे आया होगा, ठीक है। तो उसका भी डेरिवेशन आपको कर दिया जाएगा। तो फिलहाल आप इतने फिगर को बना लीजिए, इसका डेरिवेशन हमारे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। बस इतना ही पूछा जाएगा और ज्यादा से ज्यादा विचलन कोण का फार्मूला पूछा जा सकता है, ठीक है। तो वो चीजें हम देख लेंगे। और हमने एक ए को भी लिख लिया जाए, इसको भी लिख लीजिएगा। ए क्या है हमारा? प्रिज्म कोण है, प्रिज्म कोण यानी प्रिज्म एंगल, ठीक है। इसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको फटाक से इतना नोट करिए, इसके बाद हम देखेंगे कि विचलन कोण का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम और सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि प्रिज्म का जो विचलन कोण होगा वो कितना होगा। प्रिज्म का विचलन कोण, प्रिज्म का विचलन कोण देखिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि देखिए कुछ फार्मूले हैं, जैसे अगर बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें 12th में पढ़नी है, बस मोटे मोटे में समझ लीजिए कि जब भी हम देखते हैं कि जो प्रिज्म का विचलन कोण होगा ना वो डिपेंड करेगा कई चीजों पे, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कई चीजों पे, वो किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा तब हम समझ लेंगे कि वो विचलन कोण क्या क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि जो प्रिज्म का विचलन कोण होगा वो निर्भर किन पर करता है, ठीक है। किन पे वो निर्भर करता है। तो सबसे पहले हमारा निर्भर करता है कि वो जो प्रिज्म का कि कांच का जो अपवर्तनांक होगा उस पे निर्भर करेगा, ठीक है। कि वो प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक पे निर्भर करेगा, ठीक है। यानी पहला वो तो निर्भर करेगा प्रिज्म के अपवर्तनांक पे, ठीक है। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक में, मतलब कि वो प्रिज्म किस पदार्थ का बना हुआ है? पदार्थ के अपवर्तनांक पे, ठीक है। अपवर्तनांक पे, पदार्थ के प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक पे निर्भर करेगा, यानी एन पे निर्भर करेगा, ठीक है। अब आपने पढ़ा होगा कि अपवर्तनांक क्या होता है, तो अगर आपको छोटा सा एक बता दिया जाए अपवर्तनांक क्या होता है, तो आपने पहली क्लास में पढ़ा था कि एन इज इक्वल टू क्या होता है, तो यानी सी बाई वी। देखिए सी बाई वी होता है, एन इज इक्वल टू सी बाई वी। अब आप कहेंगे कि ये सी क्या है, तो सबसे पहली जब क्लास पढ़ी गई थी हमने फिजिक्स की तो उसमें बताया गया था कि सी अगर आपको कहीं भी फिजिक्स में स्मॉल सी दिख जाए तो वो हमारी होती है स्पीड ऑफ लाइट को डिनोट किया जाता है, स्पीड ऑफ लाइट को डिनोट किया जाता है, ठीक है। और जो v है वो किसी भी मीडियम में हमारी स्पीड लाइट है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, ठीक है, एनी मीडियम, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं इन वैक्यूम,
ठीक है, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल है और ये किसी भी मीडियम में प्रकाश की चाल है। तो हम कह सकते हैं जो अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक जो होता है वो क्या होता है, अनुपात होता है किसका, प्रकाश की चाल के, मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, उस माध्यम का हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, तो आपने पहली क्लास में अच्छे से पढ़ लिया था पहले वाले चैप्टर में, तो उसमें हमें डीपली नहीं जाना। ठीक है, दूसरा हमें प्रिज्म का क्या करेगा, प्रिज्म कोण पे भी निर्भर करेगा ये विचलन कोण। ठीक है, प्रिज्म कोण पे, ठीक है, प्रिज्म एंगल पे भी निर्भर करेगा। ठीक है, जो विचलन कोण होगा वो प्रिज्म कोण पर भी निर्भर करेगा कि वो विचलन कोण कितना हो सकता है। ठीक है, तीसरा देखते हैं दूसरे पेन से, तीसरा देखते हैं कि वो प्रिज्म का कोण किस पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो प्रिज्म का जो ये विचलन कोण होगा वो किस पर निर्भर करेगा, तो हम कहेंगे आपतित किरण पे, यानी हम किसी पर कर सकते हैं, आपतन कोण पे। ठीक है, आपतित किरण न बोल के हम आपतन कोण कहेंगे, क्योंकि आपतित किरण को हम जितना डेविएट, जितना आगे ऊपर नीचे करेंगे उतना ही आपतन कोण बदलेगा। ठीक है, तो आपतन कोण पे भी निर्भर करता है। ठीक है, ये आपतन कोण पे भी हमारा विचलन कोण निर्भर करता है। अब देख लीजिए आपतन कोण पे क्या निर्भर है, कहने का मतलब होता है कि जब हम 12th में जाएंगे तो हम पढ़ेंगे कि जब भी हम आपतन कोण को घटाते हैं या बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि जो विचलन कोण होता है, हमें एक ग्राफ बनाना रहेगा, तो हम देखेंगे विचलन कोण जो होगा वो अचानक क्या होगा, घटना शुरू होगा, उसकी विचलन कोण की वैल्यू अचानक कम होना शुरू होगी। ठीक है, तो हम देखेंगे एक मैक्सिमम पॉइंट पे, आपतन कोण के एक मैक्सिमम पॉइंट पे हमारा विचलन कोण सबसे मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, मिनिमम हो जाएगा, और फिर एक कंडीशन के बाद हम देखेंगे कि अब हम जितना ही विचलन कोण बढ़ाना शुरू करें, आपतन कोण हम बढ़ाना शुरू करेंगे, तो अब विचलन कोण अपने मिनिमम वैल्यू से धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से अगर उसका ग्राफ देखा जाए, एक हम ग्राफ अगर बना लें, चूंकि ये हमारे सिलेबस में है नहीं, बस ये एक थोड़े से व्यू में समझ लीजिए, ताकि जब आप 12th में जाएं तो आपको ये ना लगे कि हमने ऐसा कुछ सुना नहीं है। ठीक है, सुना रहेगा, आप अचानक माइंड ब्लैंक करेगा, और उसके बारे में हम 12th में अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें यहां पे हम इसको दिखा लेते हैं, ये विचलन कोण को दिखाएं, यानी हम सीधे डेल्टा लिख देते हैं शॉर्ट में, और ये हमारा आई है। ठीक है, विचलन कोण है यानी आई। अगर हम जैसे जैसे बढ़ाते हैं, यानी जैसे जैसे हम विचलन कोण के बढ़ाते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारा विचलन कोण का मान क्या होता है, ऐसा ही हमें ग्राफ मिलता है। तो आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे, अगर हम यहां देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं, आपने ग्राफ पढ़ना सीखा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, 10th में पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा, तो ये ऐसे अगर है, तो आप देख रहे होंगे कि विचलन कोण का मान क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम इधर की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे विचलन कोण का मान घट रहा है, और फिर एक मैक्सिमम पॉइंट पे हम देख रहे हैं कि ये मिनिमम पॉइंट है, यानी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे इतना हमारा क्या है, आपतन कोण है, इतना हमारा आपतन कोण है, और जो विचलन कोण है वो इतना है, यानी हमारा मैक्सिमम जब भी आपतन कोण हुआ है तो हमारा विचलन कोण क्या हो गया, मिनिमम हो गया। अब आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप आपतन कोण को बढ़ा रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, विचलन कोण धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। यही एक ऐसा कंडीशन होता है इस पॉइंट पे, मान लो अगर हम इसको ओ बोलें, तो अगर हम एक फिगर ड्रा करते हैं तो इस टाइम पे जो हमारा फिगर बनेगा, मतलब एक ऐसा कोण, यानी अगर ये विचलन कोण हमारा है, तो इस कंडीशन पे अगर हमारा विचलन कोण मैक्सिमम हो और विचलन कोण हमारा मिनिमम हो और आपतन कोण हमारा मैक्सिमम हो, यानी उस आपतन कोण के मैक्सिमम वैल्यू पे जब विचलन कोण का मान सबसे मिनिमम होगा, न्यूनतम होगा, तब उस टाइम पे जो ये रे डेविएट होगी, जो ये किरण आपतित होगी, अपवर्तित होगी, वो इस प्रिज्म के आधार की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। बाकी किसी भी कंडीशन में वो इस आधार के, प्रिज्म के आधार के कभी भी पैरेलल नहीं होगी। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा, इसको हम बहुत अच्छे तरीके से 12th क्लास में पढ़ेंगे। बस इतना ही जान लीजिए कि यानी आपतन कोण के मैक्सिमम वैल्यू पे जब मिनिमम विचलन कोण होगा, तब जाके जो अपवर्तित किरण होगी वो इस प्रिज्म के आधार के पैरेलल होगी। बाकी किसी भी कंडीशन में हमारा उस आधार के वो पैरेलल नहीं होगी। ठीक है, और इस तरह से प्रकाश की किरण निकल जाएगी। ठीक है, तो वो तमाम चीजें पढ़नी है। बस ये देख लीजिए कि आपतन कोण और हमारा विचलन कोण के बीच में जो हमारा ग्राफ मिलेगा वो ऐसा ही मिलता है, वो और अच्छी तरीके से हम क्लास 12th में पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम देख लिए विचलन कोण हमारा तीसरे पे, आपतन कोण पे भी निर्भर करता है। उसके अलावा अगर हम फोर्थ पॉइंट बात करें तो फोर्थ पॉइंट क्या देखेंगे। ठीक है, अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें, इसको मिटा देते हैं, इसको थोड़ा ऊपर लिख देंगे, आप ये लिख लीजिएगा। ठीक है, ये आई है,
ठीक है, आपतन कोण है। यानी अगर फोर्थ बात करें तो ये प्रकाश के स्पेशल रंगों पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। यानी अलग अलग, चूंकि हम जानते हैं कि जो व्हाइट लाइट होती है, श्वेत प्रकाश की किरण होती है, जब प्रिज्म से निकलती है, आगे हम पढ़ेंगे अभी, तो वो अपने कंपोनेंट में टूट जाती है। तो हर प्रकाश की किरण के रंग के लिए, हर प्रकाश के रंग के लिए वो विचलन कोण क्या होता है, अलग अलग होता है। यानी हमारा जो विचलन कोण होगा वो प्रकाश के विभिन्न रंगों के लिए, प्रकाश के किरण के रंगों पे भी निर्भर करेगा। प्रकाश की किरण के रंग पे, वर्ण पे, यानी किस पर, वर्ण पे, वर्ण का मतलब रंग होता है, तो रंग पर भी निर्भर हमारा करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको फटाक से नोट कर लीजिए, ये हमारा विचलन कोण का निर्भर है। इसके बाद हम देखेंगे कि प्रिज्म कोण का एंगल क्या हो सकता है, ठीक है। तो प्रिज्म कोण का जो एंगल होगा, विचलन जो एंगल होगा, ठीक है, तो उसके लिए आप लिख लीजिए क्या होगा, डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस हमारा ई माइनस ए, ठीक है। यही हमारा विचलन कोण होगा किसी भी प्रिज्म के लिए। इसमें आई क्या है, तो हम देखेंगे आई क्या है, ई क्या है और ए क्या है, ठीक है। तो आई हमारा क्या है, आप आपतन कोण है, ठीक है, आई हमारा आपतन कोण है। ई क्या है हमारा, निर्गत कोण है, यानी इमर्जेंट एंगल है, निर्गत कोण। और जो ए है वो हमारा क्या है, प्रिज्म कोण है, ठीक है। ए क्या है हमारा, प्रिज्म कोण है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि प्रिज्म के विचलन का कोण है। इसके बाद एक और फार्मूला हमें देखने को मिलेगा, जो कि प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का जो होगा, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का जो फार्मूला निकलेगा, n इज इक्वल टू जो भी निकलेगा वो अभी हम देखेंगे, वो उसका भी डेरिवेशन हमारे बुक में नहीं दिया गया, हमारे सिलेबस में नहीं रखा गया है, वो भी हम 12th में पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको चाहिए होगा इन दोनों का डेरिवेशन कैसे आ रहा है, तो वो भी हम एक क्लास लाके आपको दिखा दिया जाएगा। आप कमेंट में बिल्कुल कर लीजिएगा, उसका भी फार्मूले का डेरिवेशन आपको ला दिया जाएगा, ठीक है। वो हमारे सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप एज ए जानकारी के लिए आप उसको आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको फटाक से नोट कर लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं इसके जो प्रिज्म के अपवर्तनांक का जो भी जो हमारा फॉर्मूला निकलेगा वो हम देख लेते हैं, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करिए। अब देखते हैं प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का फार्मूला। अपवर्तनांक का सूत्र, ठीक है, प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र, ठीक है। इसके सूत्र का निगमन नहीं है आपको, कि आपके कमेंट के हिसाब से आपके फार्मूले को डिराइव करके दे दिया जाएगा वीडियो, ठीक है। ये हमारे सिलेबस में नहीं रखा गया, ठीक है। फिर भी अगर हम कहें n इज इक्वल टू क्या, इसको दूसरे पेन से लिखते हैं, साइन a प्लस डेल m बाई 2, ठीक है। ये साइन डिवाइडेड बाई साइन a बाई 2, ठीक है। ये हमारा, ठीक है, किसी भी प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का ये सूत्र है, ठीक है। यानी साइन, ये हमारा एक्चुअली निकलता कैसे है, तो ये स्नेल्स लॉ पे निकलता है, ठीक है। स्नेल्स लॉ हम जानते हैं क्या होता है, n इज इक्वल टू हमने पढ़ा था साइन i बटे साइन r, ठीक है, साइन r, ठीक है। इसी के फॉर्मूले के हिसाब से वो चीजें हमारी निकल के आ जाती है, ठीक है। तो उसका डेरिवेशन पे ही हमारा निर्भर करेगा कि ये हमें जानना पड़ेगा कि वो कैसे आया है, ठीक है। तो वो आपके कमेंट के हिसाब से वो डेरिवेशन ला दिया जाएगा, ठीक है। तो अब ये देखिए, तो ये हमारे प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, ए हमने जान लिया, प्रिज्म का कोण है, डेल एम मिनिमम विचलन कोण है, ठीक है। और उसी तरह ये साइन ए क्या है, प्रिज्म कोण है, ठीक है। तो हम इस तरह से, और एन क्या है, अपवर्तनांक है, उस प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला हमारा ये है। तो ये भी फॉर्मूला आप लिख लीजिए फटाक से, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कैसे आया है डेरिवेशन, स्नेल्स लॉ के हिसाब से चला गया है, वो बात की बात है। अब इसके बाद हम देखेंगे अगला, श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से
विचलन एवं विक्षेपण। प्रिज्म से विक्षेपण यानी डेविएशन, डेविएशन एंड डिस्पर्सन, एंड डिस्पर्सन, डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट बाय प्रिज्म। ठीक है, बाय प्रिज्म। ठीक है, ये चीजें हमें पढ़नी। ठीक है, तो देखिए, तो विचलन और विक्षेपण। ठीक है, तो विचलन होता है तो इसी में हमारा एक निकलेगा क्या, वर्ण विक्षेपण। ठीक है, वर्ण विक्षेपण। ठीक है, वर्ण विक्षेपण। ठीक है, जिसको क्या कहेंगे, दूसरे पेन से लिख लेते हैं, यानी डिस्पर्सन। यही हमें देखना है कि वर्ण विक्षेपण क्या है। ठीक है, तो देखिए, वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म के से गुजरती है तो वो अपने, जब वापस प्रिज्म से निकलेगी तो वो अपने कंपोनेंट्स में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। मतलब कि उसका एक स्पेक्ट्रम अगर हम उसको स्क्रीन पे ले तो हमारा वो अपने कंपोनेंट में होती हुई, डिवाइड होती हुई दिखेगी। आपको फिगर में अभी दिख रहा होगा कि एक लाइट हमारा क्या करी है, प्रिज्म से पास करी है, और जो ही वो निकल रही है तो अपने व्हाइट लाइट वो अपने अलग अलग कंपोनेंट्स में टूट रही है। तो इसी फिनोमिना, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यानी प्रकाश का अपने रंगों में विभक्त होना, कब, जब वो प्रिज्म से गुजरे तब। ठीक है, यानी प्रकाश की किरण जब भी किसी प्रिज्म से गुजरती हैं तो वो अपने रंगों में विभक्त हो जाती हैं। रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया को ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, अब वो वर्ण विक्षेपण, आप उस फिगर को देखते रहिए। अब उस वर्ण विक्षेपण में हमें एक चीज क्या देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अगर हम एक फिगर बनाएं, इसको हम स्केल से बनाते हैं, ज्यादा अच्छा से बनेंगे। ठीक है, ए बी सी। अब हम देखेंगे कि एक कोई लाइट आई। ठीक है, ये लाइट आई तो हमने पढ़ा था कि वो जब भी एक, ये हमारा रेयर मीडियम है और ये हमारा डेंसर मीडियम है। ठीक है, और ये भी हमारा रेयर मीडियम है। तो क्या होगी, जब भी लाइट जाएगी तो ये क्या होगी, धीरे धीरे डेविएट होना शुरू होगी। ठीक है, डेविएट होना शुरू होगी। ठीक है, और एक इतना डेविएशन होगा। ठीक है, अभी इसी के बीच में वो 7 कलर हमारे दिखाई दे देंगे। तो देखते हैं कैसे दिखाई देंगे। इसको और हम ऊपर बना दें तब, ताकि और अच्छे से हमें समझ आएगा। ठीक है, एक्चुअल लाइट ये कहाँ चली जाती, ये एक्चुअली हमारा यहां चली जाती। ठीक है, ये एक्चुअल चली जाती। ठीक है, लेकिन वो क्या हुई, अपने कलर्स में क्या हो गई, डेविएटिव हो गई। ठीक है, यहां हम देख लेते हैं, बाकी को हम, इस वाले को हम ब्लू से दिखाते हैं। ठीक है, ताकि एक थोड़ा सा, वायलेट तो कलर नहीं है। ठीक है, आप फिगर में उसको देखते रहिए और आप अच्छे से समझ गए रहेंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, यहां पे एक रेड है तो रेड का डेविएशन हम दिखा लेते हैं, ये कम डेविएट होगी। ठीक है, और ये हमारा एक स्क्रीन रहेगा। ठीक है, उसके बाद बाकी के कलर को अलग अलग कलर से दिखा लेते हैं। ठीक है, ये ऐसे डेविएट हो जाएगी। ठीक है, और जब निकलेगी तो अपने अपने कंपोनेंट्स में निकल रही होगी। ठीक है, इस तरह से हम देखेंगे कि ये डेविएशन हमारा दिख जाएगा। ठीक है,
ठीक है। तो ये हमारा, अगर हम इसको एक स्पेक्ट्रम देखेंगे तो हमें तमाम ऐसे कलर्स देखने को मिलेंगे। तो यही हमारा क्या कहलाता है, वर्ड विक्षेपण कहलाता है कि एक व्हाइट लाइट गई, ये व्हाइट लाइट है और ये जब गई तो ये अपने मूल फंडामेंटल कंपोनेंट में टूट गई। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वर्ड विक्षेपण कहते हैं। अब ये टूटती कैसे है तो वो भी हम देखेंगे क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इनके जो क्रम होता है, टूटने का क्रम जो होता है उसको हम याद करते हैं किससे, विबग्योर या वैनी आ पिनाला से। ठीक है, किससे, विबग्योर या वैनी आ पिनाला। तो दोनों हम हिंदी इंग्लिश दोनों लाइट को नेम से देखेंगे तो वो देखते हैं, दूसरे पेन से लिखते हैं, यानी क्या होगा, विबग्योर। ठीक है, विबग्योर यानी वैनी आ पिनाला। ठीक है, ये हमारे लाइट का स्पेक्ट्रम मिलता है, वो कैसे मिलेगा। ठीक है, तो एक्चुअली में ये ऐसे कंपोनेंट में टूटेंगी तो ये लेकिन नीचे से ऊपर वाला क्रम है, ना कि ये ऊपर से नीचे वाला क्रम है। ठीक है, ये चीज याद रखे रहिएगा कि अगर आप विबग्योर बोलते हैं तो ये विबग्योर हमारा नीचे से ऊपर का क्रम है, ना कि ऊपर से नीचे का क्रम है, क्योंकि ऊपर हमारा सबसे जो ऊपर लाइट रहती है वो सबसे ऊपर रेड रहती है और सबसे नीचे वायलेट यानी लाल, और जो ऊपर होगी नीचे सबसे होगी वो बैंगनी होगी। ठीक है, बैंगनी। ठीक है, ये हमारी लाइट का क्रम है, तो ये हमारा ऊपर नीचे से ऊपर का क्रम है विबग्योर। अब देखते हैं हिंदी में क्या क्या है। तो पहला हमारी लाइट जो है वो बैंगनी, सबसे ज्यादा जो डेविएट होगी वो बैंगनी होगी। उससे जो कम डेविएट होगी वो कौन होगा, वो क्रम हम देख लेते हैं, जामुनी। उसके बाद नीला, उसके बाद हरा, उससे ऊपर क्या रहेगा, नारंगी, उससे नारंगी से पहले हमारा पीला रहेगा ना, पीला, उसके ऊपर नारंगी और सबसे ऊपर हमारा लाल। ठीक है, ये हमारा हिंदी का नाम है। इंग्लिश में देख लें तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, और रेड। ठीक है, ये हमारे कलर का स्पेक्ट्रम ऐसा मिल जाता है। ठीक है, ठीक है, ये हमारे कलर का स्पेक्ट्रम मिलता है। ठीक है, तो इसको फटाक से नोट करिए। उसके बाद भी और देखिए, एक्चुअली में पूरी लाइट, बहुत सारी लाइटें हमारी होती हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था जब पहली क्लास में, तो प्रकाश की किरणें में मैक्सिमम देखा जाए तो 3 तरह की लाइटें होती हैं। ठीक है, एक होती है हमारी औरक किरणें, एक होती है परावैंगनी किरणें और एक होती है दृश्य प्रकाश की किरणें। ठीक है, ये जो दृश्य प्रकाश की किरणें हैं यही हमारी बीच की स्पेक्ट्रम है। अगर बात किया जाए इनका जो वेवलेंथ होगा यानी तरंग जो दैर्ध्य होगा, वो तरंग दैर्ध्य जो वेवलेंथ होगा, जो वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य होगा, तरंग दैर्ध्य होगा, वो कितना होगा, वो हमारा होगा 300 नैनोमीटर से लेके कितने के बीच होगा, 700 नैनोमीटर के बीच में होता है। ठीक है, इसके बीच का हमारा वेवलेंथ हमें मिलता है। ठीक है, ये वेवलेंथ हमारा मिलता है। अगर बात करें तो सबसे जो मैक्सिमम वेवलेंथ होगा ये हमारा लाल का होगा, यानी विचलन कोण इसका सबसे कम होगा। वो भी चीज हमें लिखेंगे कि कैसे क्या होगा, इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर हम और भी सारी चीजें देखेंगे। अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ देखिए क्या क्या होगा। ठीक है, तो हम वेवलेंथ देख लेते हैं भी इसी के साथ में। ठीक है, तो अब हम इसका देख लेते हैं कि जो भी हमारा क्या है, ये रंग जो भी हैं उनके क्या है, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य, जिसको हम क्या कहते हैं, लैम्डा से दिखाते हैं। ठीक है, ये हमारे उसके कलर निकलेंगे। ठीक है, तो अब आपको एक चीज और बता दे कि कई बार आपको तरंग दैर्ध्य दिख रहा है यानी वेवलेंथ, उसके अलावा फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड आवर्तकाल, उसके अलावा एम्पलीट्यूड यानी आवृत्ति। तो कई बार ये बच्चे इसमें कंफ्यूज जाते हैं कि क्या क्या होता है। ठीक है, तो देखिए वेवलेंथ, अगर हम एक वेव बनाते हैं, ठीक है, अगर हम एक वेव बनाए, मैं एक वेव बनाते हैं, ठीक है, ये एक वेव है। ठीक है, ये मैक 0 है, ये ऊपर वाला पॉजिटिव और ये नीचे वाला निगेटिव रहेगा। ठीक है, अगर हम एक वेव बनाते हैं वहीं से हम हर चीजें समझ लेंगे। ठीक है, तो अगर हम ये देखें, ये कुछ है, ये भी आपको कुछ दिख रहा है,
ठीक है, ये इस वेव का मैक्सिमम पॉइंट है और ये इस वेव का एक तरह का मिनिमम पॉइंट, ठीक है, कह सकते हैं, ठीक है। तो हम यहीं से पढ़ते हैं एम्पलीट्यूड क्या होता है। ये हमारा यही एम्पलीट्यूड है, ठीक है, एम्पलीट्यूड यानी अगर कोई आवृत्ति पूछे तो कोई भी आवृत्ति एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये थोड़ा सा हट के टॉपिक है, कई बार ये बच्चों में कंफ्यूजन आता है कि एम्पलीट्यूड क्या है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वेव जब भी मोशन करेगी तो अपने मीन पोजीशन से एक तरफ जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करेगी वही उसका क्या रहेगा, एम्पलीट्यूड कहलाएगा। यानी इस वेव के द्वारा देखिए आप मैक्सिमम किसी भी एक डायरेक्शन में मैक्सिमम जो डिस्टेंस उसने कवर किया है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो कवर किया है, यही उसका क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड कहलाएगा। ये और ये उतना ही बराबर है, तो इसलिए कहेंगे यही जो भाग है ये हमारा एम्पलीट्यूड कहलाएगा। यानी कोई भी वेव जब अपने मीन पोजीशन से एक तरफ जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करेगी वही उसका क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड कहलाएगा। अब वहीं से बात आएगा क्या, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी किसे कहेंगे, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, अगर 1 सेकेंड में वो कितना चक्कर लगा रहा है, अगर वो 10 चक्कर लगा रहा है तो उसका वो हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी कहलाएगा, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होगा कि सीधे समझिए कि कोई भी 1 सेकेंड में लगाने का, जो भी 1 सेकेंड में जितना भी वो ऑसिलेशन करेगा उसी को उसकी क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कहेंगे। उसके बाद आता है कि वेवलेंथ क्या है, तो ये वेव एक बार यहां से चल के जब भी अपने आप को एक साइकिल पूरा करती है तो इसके बीच के जो डिस्टेंस होगा इसी को क्या कहेंगे, वेवलेंथ कहेंगे। यानी एक वेव पूरा करने में वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसी को हम क्या कहेंगे, उसका वेवलेंथ कहेंगे, ठीक है। ये वेवलेंथ हो गया। उसके बाद एक और टॉपिक बचता है कि टाइम पीरियड क्या कहते हैं। तो टाइम पीरियड का मतलब आवर्तकाल, इसका मतलब है कि एक ऑसिलेशन पूरा करने में वो जितना टाइम ले, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 10 सेकेंड, जितना भी टाइम ले उसको उसका क्या कहेंगे, आवर्तकाल कहेंगे, ठीक है। तो ये 4 टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ और हमारा पीरियोडिक टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल, ठीक है। तो उसी के आधार पे हमें ये देखना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं अलग अलग कलर्स की, ठीक है। तो हम यहां पहले बैंगनी, उसके बाद हम यहां ना विबग्योर, ठीक है, तो जामुनी, ठीक है, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ठीक है। बहुत बच्चे कंफ्यूजन रहते हैं, वायलेट, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। अब हम इसका तरंगदैर्घ्य में देखते हैं कि क्या क्या होता है, ठीक है। तो इसका तरंगदैर्घ्य हमारा 4000 से लेके 43,000 यानी 4000 से लेके 4300 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है, ठीक है। ये एंगस्ट्रॉम के बीच होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसका जामुनी का क्या होगा। तो 43,000 यानी 4300 से लेके 4600 एंगस्ट्रॉम के बीच का इसका वेवलेंथ होता है। अगर इसका बात करें तो 4600 एंगस्ट्रॉम से लेके 5000, ठीक है, एंगस्ट्रॉम के बीच का इसका वेवलेंथ होता है, ठीक है, ब्लू का, ठीक है। इसको भी आप नोट कर लीजिए फटाक से। अब दूसरे पे, ठीक है। अब देखते हैं ग्रीन का क्या होगा। तो 5000 एंगस्ट्रॉम से लेके 5007 एंगस्ट्रॉम के बीच का होगा, ठीक है। येलो का देख लेते हैं, 5007 एंगस्ट्रॉम से लेके 6000 के बीच होगा। नारंगी का देख लेते हैं, 6000 से लेके 6004 के एंगस्ट्रॉम के बीच होगा। और लास्ट का इसको दूसरे से लिख लेते हैं, ये होगा 6400 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होगा, ठीक है। और एक एंगस्ट्रॉम हम जानते हैं क्या होता है, इसको भी बहुत बच्चे सोच रहे होंगे क्या है, ये इतना मीटर के बराबर होता है, ठीक है। एक एंगस्ट्रॉम हमारा 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। तो ये इसके स्पेक्ट्रम का, इस स्पेक्ट्रम का क्या है, वेवलेंथ है, ठीक है, लैम्डा, जो 4000 से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच हो रहा है, ठीक है। अब बात करें तो देखेंगे ये बीच का छोटा सा रीजन मिलता है, छोटा सा रीजन मिलता है। इसके ऊपर हमारा क्या मिलेगा, इसके ऊपर हम देख लेते हैं क्या मिलता है।
देखिए अब इसको मिटा देते हैं। इसके ऊपर एक तौर पे कहें तो हम, ये हमारा क्या है, विजिबल है, यानी विजुअल रेडिएशन है, ये हमारा विजुअल रेडिएशन है। ये जो 7 कलर्स हैं, ठीक है, ये जो 7 कलर्स हैं ये विजुअल रेज है। अब इनके बीच के इधर देखते हैं किधर है, ठीक है। तो मान लीजिए हम जानते हैं ये विजुअल रेज है, तो इधर वायलेट है और इधर रेड है, मान लीजिए सपोज करिए विजुअल और रेड है, ठीक है। तो इधर जो हमारा, इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इंफ्रारेड मिलेगा, ठीक है, इंफ्रारेड मिलेगा, जिसको हम क्या कहेंगे, अगर पूरा नाम लिखें, आई एन फ्रा रेड, यानी अवरक्त, अवरक्त किरणों का, अवरक्त किरणें मिलेंगी, ठीक है। उसके आगे अभी जाएंगे तो और भी सारी चीजें मिलेंगी, माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव, ऐसे मिलती चली जाएगी, ठीक है। तो वो चीजें बात है। अगर हम इधर की तरफ बढ़ेंगे, इसके वायलेट के जस्ट ऊपर वाली जो वेव होगी, वेव का रेडिएशन जो होगा वो हमारा होगा परावैगनी किरणें होंगी, परावैगनी किरणें होंगी, परावैगनी किरणें होंगी, यानी अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट, ठीक है। इसके ऊपर का जो रेडिएशन रहेगा वो अल्ट्रावायलेट होगा, और इसके ऊपर, इसके इधर हमारा इधर जाएंगे, ठीक है। और अगर इधर जाएंगे तो हमें गामा रेज, इससे पहले हमारा एक्स रेज मिल जाएंगी, ठीक है। और इधर जब जाएंगे तो हमारी गामा रेज मिल जाएंगी, ठीक है, गामा रेज मिलेंगे, ठीक है। अगर हम इधर जाएंगे तो हमारी माइक्रोवेव, और उसके बाद हम जाएंगे तो हमारी रेडियो वेव मिलेंगी, ठीक है। तो वो चीजें बात की बात है, हम जब 12th में जाएंगे तो हमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने को मिलेगा। बस इतना जानिए, ये बीच का रीजन जो रहेगा वही विजिबल रेज होता है, और इसी को हमारी आंखें, हमारी देखने की सेंसिबल होती है, हमारी आंखें बस इतने ही रेज को देख पाती हैं, ठीक है। तो बस हमें इतना ही दिखाता है, ना ही इसको देख सकती हैं ना ही इधर को देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये स्पेक्ट्रम हो जाएगा, वर्ल्ड विक्षेपण हो जाएगा। अगर हम बात करें तो हम इसमें देखेंगे कि हमारा, अगर हम इसको आगे बढ़ाएं, ठीक है, तो हम देखेंगे जो हमारा रेड का विचलन है वो सबसे कम होता है, ठीक है। यानी एक चीज याद रखे रहिएगा कि जो लाल रंग होती है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, यानी लाल की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा और विचलन कोण सबसे कम होता है, और वैगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम और विचलन कोण सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। ये चीजें आप याद रखे रहिएगा। लेकिन इन सभी प्रकाश किरणों का जो स्पीड होता है वो सेम ही रहेगा, वो कभी नहीं चेंज होगा, ठीक है, वो हमेशा अलग रहेगा। ये नहीं आप समझिएगा कि विचलन कोण बदल रहा है तो क्या इनकी प्रकाश की चाल भी बदल रही, इनके रंगों की, तो नहीं, इनके प्रकाश की रंगों की जो चाल होगी वो समान होगी, बस हमारा वायलेट का विचलन कोण ज्यादा होगा, रेड का सबसे कम होगा, और रेड का सबसे वो वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा, और बैंगनी का, वायलेट का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा, ठीक है। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आप नोट कर लेंगे, इसको हम मिटा देते हैं। अब देखते हैं कि कुछ हमें एग्जाम्पल्स देखने होंगे कि जैसे हमारा आकाश में इंद्रधनुष कैसे दिखाई देता है, ठीक है। आकाश में इंद्रधनुष कैसे दिखाई देता है, तो आप फिगर में देख रहे होंगे कि ये इंद्रधनुष है, तो आकाश में इंद्रधनुष कैसे बनेगा, ये रेनबो कैसे बनते हैं, ठीक है। तो देखिए, जब भी हम ये इंद्रधनुष अक्सर हमेशा ऐसे टाइम पे बनता है, आपने देखा होगा कि जब भी बारिश हुई हो और अचानक सूरज निकला हो, ठीक है, बारिश हो रही हो, हल्की फुल्की बारिश हो रही हो और उसी समय सूरज निकल रहा हो, ठीक है, सूरज निकला हुआ, अगर सूरज नहीं निकला है तो ये नहीं कि वो रेनबो दिखाई देगा, नहीं, सूरज निकला हो और उसी टाइम भी बारिश हो रही होगी तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं सन के अपोजिट, सूरज के अपोजिट हमारा रेनबो दिखाई कलर देगा, ठीक है, रेनबो हमारा दिखाई देने लगता है, ठीक है। तो रेनबो देखिए क्या होता है कि रेनबो जब भी दिखाई देगा तो रेनबो में हम देखेंगे कि कैसे वो बनता है, ठीक है। तो जब भी सन निकलेगा तो प्रकाश की किरणें जब भी निकलती है तो वायुमंडल में बारिश हो रही होती है, तो बूंदें होती है, बारिश की बूंदें होती है, तो बारिश की जो बूंदें होती हैं वो एक तरह की प्रिज्म की तरह बिहेव करना शुरू कर देती हैं, और जब प्रिज्म की तरह बिहेव करती हैं तो जब भी प्रकाश की किरणें उससे होके जाती हैं तो दो घटनाएं होंगी, एक वहां विक्षेपण होगा और एक वहां हमारा आंतरिक परावर्तन होता है, ठीक है, सॉरी आंतरिक परावर्तन होता है, जिसकी वजह से हमारी जो भी वो परावर्तित होके हमारी आंख पे प्रकाश की किरणें आती हैं और वो हमें एक इंद्रधनुष रेनबो दिखाई देने लगता है, ठीक है। तो ये भी हमारा एक फिनोमिना, एक एग्जांपल है कि कैसे इंद्रधनुष धनुष बनते हैं। हमेशा इंद्रधनुष जो बनेगा वो हमारा आकाश में सन के अपोजिट ही बनता है, ठीक है।
ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा देखेंगे कि हमारा रेनबो जो होता है फॉर्म हो जाता है। उसके अलावा हमें एक छोटा सा टॉपिक है टिंडल इफेक्ट देखना। ये बस एग्जांपल है, हमें लिखना कभी कभी पूछा जा सकता है। तो टिंडल इफेक्ट देखेंगे, टिंडल प्रभाव क्या होता है। तो आपने फील किया होगा कि एक रूम अंधेरा हो और अचानक एक रोशनदान से प्रकाश की किरणें आएंगी। तो जब भी प्रकाश की किरणें आती हैं तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे डस्ट के पार्टिकल होंगे जो खूब दिखाई देना शुरू हो जाते होंगे। ठीक है, रूम अंधेरा और कहीं सुराग से रोशनी आ रही हो, प्रकाश की किरणें आ रही हो, तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे डस्ट के पार्टिकल, धूल के कण दिखाई देते हैं और उनका वो मोशन होगा, इधर से उधर मोशन कर रहे होंगे। ठीक है, तो रैंडम जो मोशन होता है वही एक तरह का टिंडल प्रभाव है। और ये अक्सर हमें कहां देखने को मिलता है, ऐसे देखने को मिल जाएगा और नहीं तो कोलाइडल सोल्यूशन में देखने को मिल जाएगा। देखिए कोलाइडल जो सोल्यूशन है, कोलाइडल विलयन है, ये हमें 11 का पार्ट है जो कि हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या फिजिकल केमिस्ट्री कह सकते हैं, उसमें हमें केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वो हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो ये टिंडल इफेक्ट है, टिंडल प्रभाव है कि रैंडमनेस हमें दिखेगी उन डस्ट के पार्टिकल को जब भी सन की लाइट अंधेरे में प्रवेश करेगी। ठीक है, अंधेरे रूम में ऐसे दिख जाता है। ठीक है, तो ये टिंडल प्रभाव है। उसके बाद हमें एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, ये हमें पढ़ना जरूरी है। तो वो टॉपिक हम लिख लेते हैं पहले। वो टॉपिक क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। स्कैटरिंग ऑफ, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, यहां देखिए ऑफ छूट गया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब देखिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट या प्रकीर्णन क्या है। ठीक है, तो जब भी प्रकाश की किरण किसी माध्यम में जाती है, ऐसे माध्यम में जाए जिसमें बहुत सारे डस्ट के पार्टिकल, वाष्प के कण, धूल के कण ऐसे हो, तो उन धूल के कणों या वाष्प के कणों की वजह से, ठीक है, क्या होती है, प्रकाश की किरण क्या हो जाती है, प्रकीर्णन यानी इधर उधर फैल जाती है। ठीक है, जो ही टकराती है तो वो इधर उधर फैल जाती है। ठीक है, तो यानी जब भी कोई प्रकाश किरण ऐसे माध्यम में जाएगी जिसमें बहुत सारे धूल के कण या वाष्प के कण पाए जाएंगे या बहुत सारे कण होंगे, जिसकी वजह से प्रकाश किरण उनसे टकराने के बाद चारों दिशाओं में फैल जाती है, और उसी फैलने की वजह की घटना को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। यानी प्रकाश की किरण का जब किसी माध्यम में जाने पर वहां उसमें उपस्थित कणों के वजह से इधर चारों दिशाओं में फैल जाती है, चारों दिशाओं में फैलने की घटना को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रकीर्णन होता कैसे है। तो देखिए क्या होता है कि जब भी प्रकाश किरण किसी पार्टिकल से टकराती है तो वो चारों दिशा में फैलती है, जिसमें हमारा प्रकीर्णन जो होता है उसमें हमारा बैंगनी एवं जो नीला होगा उसका सबसे ज्यादा होगा, उसका सबसे ज्यादा होगा, यानी प्रकीर्णन सबसे ज्यादा। ठीक है, सबसे जो ज्यादा होगा, जो सबसे ज्यादा फैलेगी प्रकाश की किरण, वो सबसे ज्यादा कौन सी प्रकाश की किरणें फैलेंगी, वो हमारी बैंगनी और नीला फैलेगी। और सबसे कम क्या होगी, सबसे कम लाल का प्रकीर्णन होगा, यानी लाल सबसे कम होगा, सबसे कम होगा, यानी लाल का जो हमारा प्रकीर्णन है वो सबसे कम होगा और बैंगनी एवं नीले का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा, यानी स्कैटरिंग वो ज्यादा फैलेगी। यानी बैंगनी और नीला सबसे ज्यादा फैलती है और लाल हमारी सबसे कम फैलती है। तो इस तरह से आपको 3 पॉइंट आपने देख लिया कि लाल का क्या क्या सबसे कम और क्या सबसे ज्यादा होता है। यानी हम कह दें लाल की जो वेवलेंथ होती है वो मैक्सिमम होती है, लाल की वेवलेंथ मैक्सिमम होती है और डेविएशन सबसे मिनिमम होती है। ठीक है, मिनिमम होगी डेविएशन, लेमडा यानी जो हमारा वेवलेंथ होगा वो सबसे ज्यादा होगा और विचलन हमारा सबसे कम होगा। ठीक है, अगर हम बात करें बैंगनी की, ठीक है, बैंगनी का, तो ये जो वेवलेंथ होगा वो सबसे मिनिमम होगा और जो विचलन होगा वो सबसे मैक्सिमम होगा, सबसे ज्यादा होगा। अब यहीं से एक और चीज हमें याद करनी रहेगी कि जो प्रकीर्णन होगा वो सबसे कम होगा, यानी जो स्कैटरिंग होगी, यानी प्रकीर्णन सबसे कम, प्रकीर्णन, प्रकीर्णन न्यूनतम, प्रकीर्णन जो होगा वो क्या होगा, न्यूनतम, न्यूनतम यानी मिनिमम। ठीक है, मिनिमम, ये शॉर्ट लिखें, और इसका प्रकीर्णन जो होगा वो सबसे मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम। ठीक है, यानी अधिकतम, अधिकतम। ठीक है,
सबसे अधिकतम होगा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट याद कर लीजिएगा। कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि कौन सी प्रकाश किरण का विचलन सबसे ज्यादा होता है, तो विचलन सबसे ज्यादा बैगनी का होता है। किसका सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है, तरंग दैर्ध्य होता है, तो वो लाल का होता है। किसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो लाल का होता है। सबसे ज्यादा किसका होता है, तो बैगनी का। उसके बाद नीले का भी हो जाता है। ठीक है, अब इसी पे एग्जाम्पल पे एक एग्जाम्पल पूछा जा सकता है, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कारण क्या कारण है कि हमें आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो क्या कारण है, तो देखिए इसका सबसे अच्छा कारण है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण जब पृथ्वी की तरफ आती है तो उसको वायुमंडल से पास होकर आना पड़ता है। तो वायुमंडल में हमारे बहुत सारे गैस, धूल के कण, वाटर वेपर यानी जल वाष्प मौजूद होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रकाश की किरणें उन पार्टिकल से जब टकराती है तो क्या होती है, चारों तरफ फैल हो जाती है, प्रकीर्णित हो जाती है, चारों तरफ फैल जाती है। और जब हमने पढ़ा कि बैगनी और नीले का सबसे ज्यादा प्रकीर्णन होता है, जिसकी वजह से बैगनी और नीले कलर पूरे आकाश में, पूरे उस वायुमंडल में फैल जाते हैं। इस वजह से फैलने के बाद जब वो प्रकाश की किरणें हमारी आंख पे पड़ती हैं तो हमें वो आकाश क्या होता है, नीला दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो आप रीजन समझ लेंगे कि हमें आकाश हमें नीला क्यों दिखाई देता है। तो यही कारण है, क्योंकि प्रकाश किरण जब वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो धूल के कणों या जलवाष्प के कणों या गैसों के पार्टिकल की वजह से वो क्या होता है, प्रकीर्णित हो जाती हैं, चारों तरफ फैल जाती हैं, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा नीला और बैगनी कलर प्रकीर्णन होता है। और वो प्रकाश किरण जब फैल के हमारे आंखों में पड़ती हैं तो हमें ये आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। अगर हम बात करें, अगर हम अंतरिक्ष में चले जाएं तो अंतरिक्ष में क्या होता है, वैक्यूम होता है, वहां कुछ भी नहीं है। इस वजह से हमारा अर्थ जो, जब अगर हम अंतरिक्ष से जब कोई भी अंतरिक्ष यात्री जब इस आकाश को देखता है तो उसे काला नजर आता है। इसके अलावा अगर चंद्रमा पे पहुंच जाए, मून पे पहुंच जाए, तब भी अगर हम मून से चारों तरफ आकाश की तरफ देखेंगे, अंतरिक्ष की तरफ देखेंगे, तो हम अंतरिक्ष नीला नहीं, हमें क्या दिखाई देगा, काला दिखाई देगा, क्योंकि वहां भी कोई भी वायुमंडल कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से मून से, चंद्रमा से भी हमें प्रकाश की किरणें, आकाश हमें कैसा दिखाई देता है, काला। लेकिन अगर अर्थ से देखेंगे तो हमें वही आकाश नीला दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअल में हमारे आकाश का कलर कैसा है, पूरा ब्लैक है, काला है। ठीक है, तो ये हमारा एग्जांपल पूछा जा सकता है कारण में 2 या 3 नंबर में। ठीक है, तो इसको भी आप समझ लीजिएगा। उसके बाद आपने ये चीजें आपने पढ़ लिया, इसको भी नोट कर लीजिए, फिर 1-2 एग्जांपल और देख के इस चैप्टर को हम यहीं पे खत्म करेंगे। अब एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं कि किसी भी खतरे के सिग्नल के लिए हमें लाल कलर ही क्यों यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसमें इसका भी अगर आप लिखना चाहेंगे तो लिख लेंगे, किसी भी सिग्नल के लिए हमें लाल कलर का यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि लाल कलर का जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे कम होता है, इसलिए हमें ये दूर से ही दिखाई देती है। ठीक है, तो ये भी हम कह सकते हैं। उसके अलावा हम कह सकते हैं कि इसकी जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज्यादा होती है, तो इस कारण से हमें किसी भी खतरे के सिग्नल के लिए हमें लाल कलर यूज किया जाता है। ठीक है, तो अब हो तो आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी तो इस क्लास को प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर भी करिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको पूरे अच्छे तरीके से इस क्लास के हमने चैप्टर सेकंड को पेज में से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां होनी थी हमारे सिलेबस में रखी गई हैं, उस चीजों को हमने कवर कर लिया। अगर कोई भी टॉपिक अगर मुझसे छूट भी गया होगा तो भी आप कमेंट में करके हम उस छूटे हुए टॉपिक को भी कवर करने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, तो होप तो आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसी तरह के कंटेंट के जुड़ने के लिए आप इस चैनल पे जुड़े रहिए और अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।